गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। इन्वायरमेंट जो ज्योग्राफी है, इन्वायरमेंट ज्योग्राफी को अगर आपको पढ़ना है और समझना है तो जो सबसे बेसिक टॉपिक है वो आपका इकोसिस्टम है, जिसे समझना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, आपका एक शब्द यूज होता है इकोलॉजी, ठीक है, और फिर हम लोग यूज करते हैं इकोसिस्टम। क्या डिफरेंस है बाद में बात करेंगे। सो हम सबसे पहले समझते हैं इकोलॉजी जो शब्द है ये क्या है। इकोलॉजी जो वर्ड है ये दो ग्रीक वर्ड है, इकोस और लोगस, इससे मिलके बना है। इकोस का मतलब होता है हाउस और लोगस मतलब क्या है, स्टडी, डिस्कोर्स। ठीक है, तो इन दोनों को मिलके हमारा जो इकोलॉजी टर्म है वो क्या है, बना है। इसमें हम क्या करते हैं, इट इज अ साइंटिफिक एनालिसिस एंड स्टडी ऑफ इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। ये क्या है, वैज्ञानिक अध्ययन है, साइंटिफिक स्टडी है किसकी, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, वेरियस जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपस में किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं और अपने एनवायरनमेंट से किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं। इसी इंटरेक्शन की जो वैज्ञानिक अध्ययन है, साइंटिफिक स्टडी है, उसे हम इकोलॉजी कहते हैं। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो जो इकोलॉजी है वो एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है जो दो फील्ड को इन्वॉल्व करती है, एक है बायोलॉजी और दूसरा है अर्थ साइंस। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो जो इकोलॉजी है वो क्या है, वो बायोलॉजी और अर्थ साइंस का क्या है, एक इंटरडिसिप्लिनरी स्वरूप है। ठीक है, तो ये जो इंटरडिसिप्लिनरी स्वरूप है क्योंकि ये अर्थ साइंसेज और बायोलॉजी से मिलके बन रहा है, और ज्योग्राफी जो है हम लोग अर्थ साइंस को भी डील करते हैं और कुछ ना कुछ जो बायोलॉजी का जो पार्ट है इन्वायरमेंट में हम उसे भी पढ़ते हैं। इसी वजह से जो इकोलॉजी जो टॉपिक है वो इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स के लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजी क्या है, सबसे पहले स्टडी ऑफ इंटरेक्शन है, किसके बीच में, ऑर्गेनिजम्स के बीच में। यानी जो ऑर्गेनिजम्स आपस में एक दूसरे से जो इंटरेक्शन कर रहे हैं, उस इंटरेक्शन की स्टडी क्या है, इकोलॉजी है। साथ ही में वो जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने एबायोटिक कंपोनेंट के साथ भी क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब आपके जैसे अगर तालाब की मछली है तो वो बाकी जो जीव हैं उनसे भी अंतर क्रिया कर रही है, इंटरेक्ट कर रही है, और साथ में जो तालाब के एबायोटिक कंपोनेंट हैं, ठीक है, जैसे उसमें वाटर है उससे इंटरेक्ट कर रही है, सॉइल से इंटरेक्ट कर रहा है, उसमें बहुत सारी गैसेस हैं जो डिजोल्व हैं पानी के अंदर, उनसे भी इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, और सनलाइट भी है जो कि आपका एबायोटिक कंपोनेंट है। ठीक है, तो देखा जाए तो इकोलॉजी क्या है, जो जीव आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और जो अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करते हैं, उसी की स्टडी क्या है, इकोलॉजी है। इकोलॉजी जब आप पढ़ते हैं तो जो कुछ टॉपिक जो इसमें आती हैं जिनके बारे में हम फिर से डिस्कशन करेंगे, एक आपकी डाइवर्सिटी है, डिस्ट्रीब्यूशन है, अमाउंट यानी बायोमास है, साथ में आपका पॉपुलेशन। यहाँ पॉपुलेशन से क्या मतलब है, जो भी जीव हम बात कर रहे हैं, जो भी एनिमल या प्लांट लाइफ की बात कर रहे हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, उनका जो नंबर है वो है। साथ ही में जो आपस में इनका क्या है, एक दूसरे से कॉपरेशन है या कॉम्पिटिशन है, ये इन जीवों का, वो भी क्या है, इसकी स्टडी के अंतर्गत आता है, यानी इसमें सम्मिलित है। सबसे पहले जो इकोलॉजी शब्द को यूज किया एक जर्मन साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था अर्नेस्ट हैकल। याद रखिएगा 1866, ये अक्सर पूछा जाता है। अर्नेस्ट हैकल ने 1866 में सबसे पहले इकोलॉजी जो शब्द है उसका इस्तेमाल किया। अब आप समझिए कि इकोसिस्टम क्या है। ठीक है, बेसिकली हमने आपको बताया कि इकोलॉजी क्या है। सो इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम, यानी जब भी आप इकोसिस्टम की स्टडी करेंगे तो उसी को हम क्या कहेंगे, इकोलॉजी कहेंगे। इकोलॉजी जो होती है, यानी जो आपका इकोसिस्टम होता है, उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं और उन हर एक ऑर्गेनिजम्स का अपना रूल होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नीश कहते हैं। नीश क्या होता है इसके बारे में हम बाद में फिर से डिस्कशन करते हैं। साथ ही में जो आपका जो इकोसिस्टम होता है वो सारी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को क्या करता है, इन्वॉल्व करता है। तो एक इकोसिस्टम में जो सारी लिविंग थिंग्स हैं, जैसे जैसे अगर एग्जांपल के लिए आपको बताया जाए कि अगर मान लीजिए कि इकोसिस्टम है, उसमें लिविंग थिंग्स कौन कौन सी हुई, सारे तरह के जो प्लांट्स उसमें हैं या ट्रीज हैं वो उसके लिविंग थिंग्स हुई, सारे जो एनिमल्स हैं वो लिविंग थिंग्स हुई, और जो बाकी सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं आपके, वो भी क्या हुए, लिविंग थिंग्स हुए, जो एक खास पर्टिकुलर एरिया में क्या कहते हैं, रहते हैं और एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। साथ ही में इंटरेक्ट करते हैं अपने नॉन लिविंग एनवायरमेंट से, जिसे हम क्या कहते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट। तो जो सारे ऑर्गेनिजम्स, प्लांट या एनिमल उस एरिया में रह रहे हैं, जो इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में एक दूसरे के साथ, और साथ ही में इंटरेक्ट कर रहे हैं नॉन लिविंग एनवायरमेंट के साथ। नॉन लिविंग एनवायरमेंट जैसा मैंने आपको बताया, अर्थ, सन, सॉइल, क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर, गैसेस, ये सब क्या हुई, नॉन लिविंग एनवायरमेंट हुआ। तो जो इनके साथ इंटरेक्शन है, उन इंटरेक्शन को भी हम स्टडी करते हैं किसमें, या सम्मिलित करते हैं इकोसिस्टम में। एक बहुत ही फेमस ब्रिटिश बॉटनिस्ट हुए जिनका नाम था
ऑथर जी टेंसले। तो ऑथर टेंसले ने सबसे पहले इस शब्द का यूज किया, किसका? इकोसिस्टम का। याद रखिएगा, टेंसले, ए जी टेंसले, इन्होंने सबसे पहले 1935 में किसका इस्तेमाल किया? इको शब्द, इकोसिस्टम जो टर्म है उसका इस्तेमाल किया। अगर आपको याद है, जब बीए फर्स्ट ईयर में आपके साथ हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था 1935 में एक और इम्पोर्टेंट डिस्कवरी हुई थी। जो रिक्टर स्केल है उसे भी कब डिस्कवर किया गया था? 1935 में। तो याद रखिएगा, रिक्टर स्केल और जो इकोसिस्टम है उसका जो ईयर है वो क्या है? सेम है, 1935। तो एजी टेंसले ने 1935 में इकोसिस्टम शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किया। अब आपका जो इकोसिस्टम होता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक एबायोटिक कंपोनेंट और एक बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट हैं इकोसिस्टम के जो क्या है? जो आपके लिविंग कंपोनेंट हैं। ये जो लिविंग कंपोनेंट हैं ये क्या हुए? आपके सारे जो एनिमल लाइफ हुआ, सारा जो प्लांट लाइफ हुआ, आपके जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सब क्या है? बायोटिक कंपोनेंट है। यानी बायोटिक कंपोनेंट कौन से कंपोनेंट होते हैं? वो कंपोनेंट होते हैं जो लिविंग होते हैं, जिनमें जान होती है, जो जिंदा होते हैं। तो वो सारे वो कंपोनेंट जो लिविंग हैं वो क्या हुए? बायोटिक कंपोनेंट हुए। वो सारे कंपोनेंट जो नॉन लिविंग है उन्हें हम क्या कहते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट। तो अगर एबायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें तो इकोसिस्टम के एबायोटिक कंपोनेंट कैसे हैं? जैसे आपका पानी हो गया, सनलाइट हो गया, सॉइल हो गए, रॉक हो गया, गैसेस हो गई वेरियस, ठीक है। ये सब क्या है? ये सारे के सारे एबायोटिक कंपोनेंट है, यानी नॉन लिविंग। तो मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट होते हैं, एक लिविंग होते हैं, दूसरे नॉन लिविंग होते हैं। लिविंग कंपोनेंट्स को हम बायोटिक कहते हैं और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को एबायोटिक कहते हैं। अब अगर एग्जांपल लीजिए तो एक छोटा सा तालाब है। ये जो तालाब है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक छोटे से इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। याद रखिएगा, इकोसिस्टम हमेशा क्या होना चाहिए? सेल्फ सस्टेनिंग होना चाहिए। एक इकोसिस्टम हमेशा क्या होता है? अपने आप में कंप्लीट होता है और सेल्फ सस्टेनिंग होता है। तो अगर आप देखें तो ये एक छोटा सा तालाब है और इसमें सारे क्या है? लिविंग कंपोनेंट्स और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, सारे बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। तो इस तालाब में क्या है? बहुत सारी ग्रासेस हैं, छोटी फिश हैं, दूसरे कीड़े मकोड़े हैं जिनको मछलियां खाती हैं, ठीक है। और साथ में इनको फ्रॉग भी खाते हैं, इन छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को, ठीक है। और फिर क्या होता है कि ये जो कीड़े मकोड़े हैं, जो मछलियां हैं, जो बड़ी जो छोटे कीड़े मकोड़े हैं, इनको छोटी मछलियां खाती हैं, छोटे मछलियों को बड़ी मछलियां खाती हैं। फिर जब इनकी डेथ होती है वो उसी में डिकम्पोज हो जाते हैं। फिर आपका जो तालाब है उसे क्या मिलता है? न्यूट्रिएंट्स मिलता है उनकी डेड बॉडी से। और फिर वो न्यूट्रिएंट से आपके जो छोटे जो कीड़े हैं या जो आपकी प्लांट लाइफ है उनको एनर्जी मिलती है, वो ग्रो करते हैं। तो ये क्या है? एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसमें ये जो तालाब है वो हमेशा क्या रहता है? सस्टेन करता रहता है। तो इकोसिस्टम की सबसे खास बात क्या है कि इकोसिस्टम सेल्फ सस्टेनिंग होता है। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पे क्या होते हैं? आश्रित होते हैं। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं। छोटी मछलियां हैं और जो दूसरे कीड़े हैं और जो फ्रॉग है, स्नेल है, फिश है या फ्लाइज हैं, ये क्या करेंगे? आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। और साथ ही में किससे इंटरेक्ट करते हैं? अपने नॉन लिविंग इन्वायरमेंट से, यानी जो पानी है, जो सॉइल है और जो सनलाइट है, ये क्या कर रहे हैं? उससे भी इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो इसी इंटरेक्शन की वजह से क्या होता है? एक साइक्लिक चेन बनती है इकोसिस्टम की, और ये चेन हमेशा क्या होती है? सेल्फ सस्टेनिंग होती है। अगर इस इकोसिस्टम में कोई आप एक्सटर्नल इंटरफेरेंस ना करें तो ये जो साइकिल होती है ये क्या होती है? ये बहुत लंबे समय तक चलती है, यानी क्योंकि सेल्फ सस्टेनिंग होती है तो ये लंबे समय तक कंटिन्यू करती रहती है। चलिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं इकोसिस्टम से रिलेटेड उनको समझ लेते हैं। तो एक जो इकोसिस्टम है उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो रह रहे होते हैं। तो एक तरह का जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है इकोसिस्टम में उसे हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन कहते हैं। तो पॉपुलेशन क्या है? अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम काइंड लिविंग इन द सेम प्लेस इज कॉल्ड पॉपुलेशन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मान लेते हैं तालाब, तो तालाब में अगर एक तरह की मछलियां रह रही हैं तो वो सारी जो मछलियां हुई वो क्या हुई? एक खास प्रकार की जो फिशेज हैं उनकी क्या हुई? पॉपुलेशन हुई। जैसे मान लीजिए कि एक तालाब है जिसमें बतख रहती हैं, डक्स रहती हैं, 10 डक्स रहती हैं, तो वो 10 डक क्या हुई? पॉपुलेशन हुई। वो 10 क्या हुई? पॉपुलेशन हुई। याद रखिएगा, सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो एक पॉपुलेशन हो जाएगी मछलियों की, एक पॉपुलेशन हो जाएगी डक्स की, एक पॉपुलेशन हो जाएगी फ्रॉग की, ठीक है। या जो अगर मान लीजिए वीड्स लगे हुए हैं तो वीड्स की पॉपुलेशन हो जाएगी। अगर बांस के पेड़ तालाब के आसपास लगे हुए हैं तो वो क्या हो जाएंगे? उनकी पॉपुलेशन हो जाएगी। तो एक तरह का जो ऑर्गेनिज्म होता है उसको हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन कहते हैं। दूसरा शब्द हम लोग यूज करते हैं कम्युनिटी।
इकोसिस्टम में जब हम कम्युनिटी की बात करते हैं तो हम देखें तो जैसे तालाब है तो उसमें बहुत सारी चीजों की पॉपुलेशन है, डक्स हैं, फ्रॉग हैं, फिशेज हैं, तो ये सब क्या रह रही हैं, एक साथ एक तालाब में रह रही हैं। तो वो सारी पॉपुलेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशन जो एक गिवन इकोसिस्टम पे रहती है, उसे हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी। जैसे अगर आप देखें आपकी कॉलोनी हो तो उसे भी हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी कहते हैं, या जो आपका शहर हो गया वो एक बड़ी कम्युनिटी हो गई। तो एक तालाब में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स या जितनी भी पॉपुलेशन डिफरेंट रह रही है वो सारी पॉपुलेशन क्या हो गई, कम्युनिटी कहलाएगी। एक और इंपॉर्टेंट टर्म है जिसे हम कहते हैं हैबिटेट। अब हैबिटेट से क्या मतलब है, इज अ प्लेस वेयर प्लांट्स एंड एनिमल लिव। वो प्लांट या एनिमल जहां रहते हैं हम उसको क्या कहते हैं, उसका हैबिटेट कहते हैं। जैसे अगर तालाब में अगर हम मछलियां देखें तो मछली का हैबिटेट क्या है, वो पूरा तालाब। तो जो आपका पूरा तालाब है वो किसका हैबिटेट है, वो मछली का हैबिटेट है। अगर आप देखें बतख, तो बतख जो है, डक्स जो है, वो तालाब में भी रहती हैं और तालाब के आसपास भी वो रहती हैं। तो उनका हैबिटेट क्या हो गया, मछली से थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो इस तरीके से जो पॉपुलेशन जिस एरिया में रहती है वही एरिया क्या हो जाता है, उसका हैबिटेट हो जाता है। अगर आप देखें कि अगर आप टाइगर्स की बात करें तो उनका हैबिटेट क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, वो कई 100 स्क्वायर किलोमीटर जितना बड़ा हो सकता है। तो हर जीव का जो हैबिटेट होता है वो अलग अलग होता है। तो जो भी जीव जिस एरिया में रहता है वही एरिया क्या होता है, उसका हैबिटेट होता है। अब एक इंपॉर्टेंट टर्म है जिसे हम कहते हैं नीश। नीश क्या है ये समझिएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है और बहुत कंफ्यूजन लोगों को होती है। नीश जो है एक एक्चुअली कलेक्टिव टर्म है। नीश का मतलब क्या होता है, एन ऑर्गेनिजम्स हैबिटेट प्लस रोल प्लस टॉलरेंस लिमिट। इन तीनों को आप मिला दें तो क्या बनता है, नीश बनता है। नीश में कितनी प्रॉपर्टीज हैं, 3 प्रॉपर्टीज है। पहला नीश क्या है, रोल, रोल इन द इकोसिस्टम, यानी जो भी जीव है उसका इकोसिस्टम में रोल क्या है। वो हर्बीवोरस हो सकता है, कार्निवोरस होता है, प्रोड्यूसर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे अगर हम तालाब की बात कर रहे हैं तो मछली एक तालाब में रह रही है, तो उस तालाब में उस जो मछली का, जो फिश का रोल है, पहली चीज क्या है, निशे में वो क्या है, सम्मिलित है। दूसरी जो है आपकी उसकी टॉलरेंस लिमिट है। टॉलरेंस लिमिट मतलब ये होता है कि जो भी पॉपुलेशन उसमें रह रही है या जो कम्युनिटीज रह रही है, हर एक पॉपुलेशन का अपना एक टॉलरेंस लिमिट होता है। जैसे कि अगर आप बात करें तालाब की, तो उसमें अगर मछली रह रही है तो तालाब के पानी में एक खास मात्रा में ही पीएच हो सकती है। अगर पीएच जरूरत से ज्यादा हो जाएगी तो भी फिश जो है वो खत्म हो जाएंगी, या वो पीएच कम हो जाएगी तो भी फिश क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो हर एक जो पॉपुलेशन होती है उसका अपना क्या होता है, टॉलरेंस लिमिट होता है। तो वो भी क्या है, इसमें सम्मिलित है। तीसरी चीज क्या है, उसका जो भी उसका जो भी हैबिटेट है, यानी जो भी रिक्वायरमेंट है। जैसे अगर फिश है तो फिश की जो भी रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट शेल्टर के लिए, नेस्टिंग के लिए, वो सब क्या आ जाएगी, उसके अंदर सम्मिलित हो जाएगी। तो कह सकते हैं कि जो भी जो पॉपुलेशन है या जो ऑर्गेनिज्म है या प्लांट है, उसका जो हैबिटेट है वो इसका तीसरा कंपोनेंट है। यानी अगर हम नीश की बात करें तो नीश में 3 चीजें हैं। सबसे पहला, क्या रोल है आपका, दूसरा आपकी टॉलरेंस लिमिट क्या है, और तीसरा आपका जो हैबिटेट है वो क्या है। यानी आप हैबिटेट प्लस रोल प्लस टॉलरेंस, इन तीनों को मिला दें तो आप क्या बनता है, नीश बनता है। नेक्स्ट टर्म है बायोमास। बायोमास बेसिकली क्या है, जो भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी एक गिवन जो आपका इकोसिस्टम है, उस गिवन इकोसिस्टम में जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो वेट है, वही वेट टेक्निकली क्या है, आपका बायोमास कहलाता है। बायोमास जैसा कि 2 टर्म से बना है, बायो मतलब लाइफ, मास मतलब क्या हुआ, वेट। अगर आप फिजिक्स में जाएंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस है मास एंड वेट में, वो आप लोग समझ रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि जो भी आपका जो आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो वेट हुआ वही क्या हुआ, उनका बायोमास हुआ। तो जैसे अगर हम तालाब की बात करें तो आप तालाब से सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अगर उनका वजन कर लें, उनका वेट कर लें, तो वही क्या हो गया, बायोमास हो गया। जैसे फॉर एक एग्जाम्पल, सेक ऑफ एग्जाम्पल, आप मान लीजिए कि एक तालाब में कुछ मछलियां रहती हैं और उसी तालाब में कुछ बतख हैं और उसी तालाब में कुछ वीड्स हैं। तो अगर वीड का वेट 10 किलो है, मछलियों का वेट 4 किलो है, और डक्स का वेट मान लेते हैं हम कि 3 किलो है, ठीक है। तो 10 किलो प्लस 4 किलो प्लस 3 किलो 17 केजी, यानी उस जो तालाब है उसका बायोमास कितना हुआ, 17 केजी हुआ। तो बायोमास इनका कितना हुआ, 17 केजी। तो इस तरीके से आप हर एक इकोसिस्टम में का जो बायोमास है उसे कैलकुलेट कर सकते हैं।
आपको लग रहा होगा कि इसकी क्या जरूरत है, लेकिन जब हम स्टडी करते हैं इकोसिस्टम को तो बायोमास कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम ये फिर कैलकुलेट करते हैं कि जो पूरा जो इकोसिस्टम है वो प्रॉपर फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आगे चल के मैं आपको इकोसिस्टम का पिरामिड पढ़ाऊंगा और एनर्जी का ट्रांसफर पढ़ाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है और जो बायोमास है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है इकोसिस्टम की स्टडी करने के लिए और उसको समझने के लिए। और उसकी स्टडी करके हम ये समझ पाते हैं कि इकोसिस्टम जो है वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है कि नहीं फंक्शन कर रहा है। तो बायोमास क्या है? वेट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोमास। ठीक है, तो जो भी वजन है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, चाहे वो एनिमल लाइफ हो, चाहे वो प्लांट लाइफ हो, या चाहे वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हो, या वो छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, सबका वेट अगर हम कर लेंगे तो जो टोटल उनका वेट है वही क्या है? उस इकोसिस्टम का बायोमास है। तो अगर पूछा जाए आपसे व्हाट इज बायोमास, तो आप क्या कहेंगे? वेट ऑफ लिविंग थिंग्स विद इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड बायोमास। अब जो अगला जो इसमें इंटरेस्टिंग टॉपिक है उसे हम कहते हैं ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल क्या है? ट्रॉफिक लेवल बेसिकली आपको ये बताता है कि जो आपकी फूड चेन है उस फूड चेन में किसी भी एक पॉपुलेशन की पोजीशन क्या है, या किसी भी एक जो आपका जो प्रोड्यूसर्स हैं या जो आपके कंज्यूमर्स हैं उनका क्या है, लेवल क्या है। तो ट्रॉफिक लेवल क्या है? ट्रॉफिक लेवल इज अ पोजीशन ऑक्युपाइड बाय एन ऑर्गेनिजम्स इन अ फूड चेन। फूड चेन में ऑर्गेनिज्म की जो स्थिति है, जो पोजीशन है, वही क्या होता है? उनका ट्रॉफिक लेवल होता है। ट्रॉफिक लेवल जो है वो किस तरीके से बनता है? हमेशा पिरामिड की तरह बनता है। वो कैसे बनता है? पिरामिड की तरह बनता है। तो आप अगर देखें तो ये आपका ट्रॉफिक लेवल है। ठीक है, ये आपका ट्रॉफिक लेवल आपका फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होता है, फिर सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल होता है, फिर थर्ड ट्रॉफिक लेवल होता है, और फिर क्या होता है? टॉप ट्रॉफिक लेवल होता है। तो आपका ये हो गया प्राइमरी ट्रॉफिक लेवल, सेकेंडरी, थर्ड और टॉप ट्रॉफिक लेवल। तो जैसे हमने बात की थी कि ट्रॉफिक लेवल क्या है? फूड चेन में ऑर्गेनिज्म की जो स्थिति है वही क्या है? ट्रॉफिक लेवल है। तो अगर आप देखें तो ट्रॉफिक लेवल में सबसे नीचे क्या है? आपके ग्रास है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल क्या है? माइस है। सेकेंड थर्ड ट्रॉफिक लेवल क्या है? स्नेक है। और फोर्थ ट्रॉफिक लेवल क्या है? हॉक्स है। तो माइस जो है वो ग्रास कंज्यूम करेंगे, और माइस को कौन कंज्यूम करेगा? स्नेक कंज्यूम करेगा। स्नेक को कौन कंज्यूम करेगा? हॉक कंज्यूम करेगा। तो इस तरीके से ट्रॉफिक लेवल में ये पोजीशन है। तो जो स्नेक की पोजीशन है वो ट्रॉफिक लेवल में कहाँ है? थर्ड ट्रॉफिक लेवल में है। और जो हॉक्स की पोजीशन है ट्रॉफिक लेवल में वो क्या है? टॉप ट्रॉफिक लेवल में है। अब इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होता है उसे हम कहते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या है समझिएगा। सबसे पहले सबसे छोटी जो यूनिट है उसे हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। सो इकोसिस्टम क्या है? बायोलॉजिकल कम्युनिटी एंड ऑल द एबायोटिक फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग। तो जो भी बायोलॉजिकल कम्युनिटी है, यानी जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, वो सारे बायोटिक कंपोनेंट जो किससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं, एबायोटिक फैक्टर से प्रभावित हो रहे हैं, वो क्या बनाते हैं? इकोसिस्टम बनाते हैं। तो एक छोटा तालाब क्या बनाता है? इकोसिस्टम बनाता है। या अगर आप ये लेफ्ट साइड में इमेजेस देख रहे हैं तो ये जो है ये किसकी इमेजेस है? कोरल रीफ की है। तो कोरल रीफ भी क्या है? अपने आप में क्या है? एक छोटा इकोसिस्टम है। अब हम बात करते हैं दूसरा जो इंपॉर्टेंट लेवल है उसे हम कहते हैं बायोम। बायोम क्या होता है? अ लार्ज इकोसिस्टम। क्या होता है? एक लार्ज इकोसिस्टम, लेकिन जिसका क्लाइमेट क्या है? सेम है, और सिमिलर टाइप ऑफ कम्युनिटीज जो हैं वो वहां पे रह रही हैं। तो एक बड़ा इकोसिस्टम जिसमें क्लाइमेट एक तरह का होता है और सिमिलर टाइप ऑफ कम्युनिटीज रह रही होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? बायोम कहते हैं। याद रखिएगा, बायोम क्या होना चाहिए? हमेशा लार्ज होना चाहिए। जैसे बायोम का बहुत अच्छा एग्जाम्पल अगर आप देखें तो रेन फॉरेस्ट, हमारे जैसे जायरे की रेन फॉरेस्ट, या जैसे हम कॉन्गो का रेन फॉरेस्ट कहते हैं अफ्रीका में, इस जगह पे, तो ये क्या है? एक बायोम है। ठीक है, जायरे के वर्षावन क्या है? बायोम है। आप ये देखिए यहाँ पे डेजर्ट बायोम है। ठीक है, या आप देखेंगे माउंटेन, जो हमारा हिमालयन माउंटेन सिस्टम है वो क्या है? अपने आप में एक बायोम है। या हमारा जो गंगा का प्लेन है वो क्या है? बायोम है। तो बायोम जो होती है वो यूनिट क्या होती है? इकोसिस्टम से बड़ी होती है, लेकिन खास बात यह है कि उसका जो क्लाइमेट होता है वो हमेशा क्या होता है? सेम होता है, और लगभग सिमिलर टाइप ऑफ जो कम्युनिटीज हैं वो उसमें रहती हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? बायोम। दूसरा, इसके अलावा जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसे हम कहते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का मतलब आप सारे बायोम्स को एक साथ मिला दीजिए तो क्या बनेगा? बायोस्फीयर बनेगा। जैसे कल डिस्कशन हुआ था इस पे, मैंने आपको बताया था अर्थ एज अ इकोसिस्टम। पृथ्वी क्या है? अपने आप में एक इकोसिस्टम है।
अर्थ एज अ इकोसिस्टम इज कॉल्ड बायोस्फीयर। तो अर्थ अपने आप में क्या है, एक कंप्लीट इकोसिस्टम के रूप में है और सबसे बड़ी यूनिट है जिसे हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। तो सारे बायोम्स को जब आप मिला देते हैं तो किसका निर्माण होता है, बायोस्फीयर का निर्माण होता है। तो एक छोटी यूनिट जो है वो इकोसिस्टम कहलाएगी, एक बड़ी यूनिट जिसका क्लाइमेट सेम हो और सेम टाइप ऑफ कम्युनिटीज रह रही हैं वो क्या कहलाएगा, बायोम कहलाएगा। ये बायोम के मैप हैं दुनिया भर के। और सबसे आखिरी में बायोस्फीयर, यानी सारे बायोम्स को आप मिला दीजिए तो क्या बनता है, बायोस्फीयर। तो अर्थ क्या है, अपने आप में एक इकोसिस्टम है, एक बहुत लार्ज इकोसिस्टम है, इसको हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। फूड चेन के बारे में आप लोग पढ़ चुके होंगे, ठीक है। आपकी जो फूड चेन है वो बेसिकली क्या है कि वो चेन सीरीज है जिसमें क्या है, जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं। सो फूड चेन इज अ सीरीज ऑफ स्टेप इन विच ऑर्गेनिजम्स ट्रांसफर एनर्जी बाय ईटिंग एंड बीइंग ईटन। यानी फूड चेन क्या है, वो स्टेप ऑफ सीरीज है जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं, एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। कैसे, या तो किसी को कंज्यूम करके, किसी को खा के, या खुद किसी का शिकार होके, ठीक है, बाय ईटिंग और बाय बीइंग ईटन। इस तरीके से फूड चेन में जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, आगे की तरफ ट्रांसफर होती है। ये इसमें जो एरो दिखाता है वो क्या दिखाता है, वो डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर दिखाता है। यानी अगर आप देखें तो ये एरो किसको दिखा रहा है कि एनर्जी कहां से किस में ट्रांसफर हो रही है, वो क्या दिखाएगा, उसको उसका एरो दिखाएगा। जैसे ग्रास को किसने खाया, ग्रास होपर ने खाया, ग्रास होपर को किसने खाया, फ्रॉग ने खाया। तो ग्रास की एनर्जी कितनी मिली, किसको मिली, ग्रास होपर को मिली। ग्रास होपर की एनर्जी किसको मिली, फ्रॉग को मिली। और फ्रॉग को किसने खाया, रैकून ने खाया। तो फ्रॉग की एनर्जी किसको मिली, रैकून को मिली। तो एनर्जी का ट्रांसफर किससे हो रहा है, ग्रास से ग्रास होपर, फिर ग्रास होपर से फ्रॉग, और फिर फ्रॉग से क्या हो रहा है, रैकून की तरफ हो रहा है। तो इसमें जो एरो एरो होता है वो किसको दिखाता है, फ्लो ऑफ एनर्जी को दिखाता है। फूड चेन हमेशा किसके साथ शुरू होती है, प्रोड्यूसर के साथ शुरू होती है। किसके साथ शुरू होती है, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर, जो आपका प्रोड्यूसर क्या है, वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है। याद रखिएगा, प्रोड्यूसर हमेशा क्या होता है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होता है। आपकी जो ग्रासेस हैं और जो प्लांट्स हैं वो क्या है, आपके सारे प्रोड्यूसर हैं जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसको आपका ये सेकेंड ट्रॉफिक लेवल वाला कंज्यूम कर रहा है, और फिर जिसको थर्ड और फोर्थ ट्रॉफिक वाले लेवल वाले फर्दर कंज्यूम कर रहे हैं। तो जो आपकी एनर्जी है वो ग्रास से ग्रास ऊपर में ट्रांसफर हो रही है। तो ये हमेशा जो फूड चेन है वो किससे स्टार्ट होगी, वो हमेशा प्रोड्यूसर से स्टार्ट होगी, और किससे खत्म होगी, टॉप कंज्यूमर से खत्म होगी। जैसे अगर मैंने आपको दिखाया था जो पिरामिड, उसमें टॉप कंज्यूमर क्या था, हैवॉक था आपका, तो वो क्या हुआ, टॉप कंज्यूमर हुआ। तो आपकी जो फूड चेन है वो हमेशा ग्रास से स्टार्ट होगी और कहाँ खत्म होगी, टॉप जो आपके कंज्यूमर्स होंगे उनके साथ खत्म होगी। फूड चेन क्या होती है, एक लीनियर मूवमेंट है फूड चेन में। लेकिन अगर आप देखें तो इकोसिस्टम में जो फूड वेब क्या होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है कि जो ग्रास है, प्रोड्यूसर है, उसके कंज्यूमर बहुत सारे हैं, ठीक है। उसका कंज्यूमर खरगोश भी हो सकता है, उसका कंज्यूमर जो है वो माइस भी हो सकते हैं, उनके कंज्यूमर ग्रास होपर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुए, बहुत सारे मतलब ग्रास को कंज्यूम करने वाले बहुत सारे प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। इन प्राइमरी कंज्यूमर्स को कंज्यूम करने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, और फिर फर्दर इन सेकेंडरी कंज्यूमर्स को कंज्यूम करने वाले बहुत से क्या रहे हैं, टर्शरी कंज्यूमर हैं, ठीक है। तो ये क्या बनता है, एक कॉम्प्लेक्स चेन बनती है। इसी कॉम्प्लेक्स चेन को हम क्या कहते हैं, फूड वेब कहते हैं। और यहाँ पे भी जो एरो है वो क्या दिखाएगा, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को दिखाएगा। अब देखिए जो आपका इकोलॉजिकल पिरामिड है, ये जो पिरामिड है बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखें तो पहले जो आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले क्या होता है, प्रोड्यूसर होता है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर होता है, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर होता है, फिर टर्शरी कंज्यूमर होते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल है, ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल है, और ये क्या है, टॉप ट्रॉफिक लेवल है। अब इसमें मैंने आपको बताया था क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है। याद रखिएगा जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है वो क्या होता है, सबसे ज्यादा जो एनर्जी होती है वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में होती है, यानी सबसे ज्यादा ऊर्जा कहाँ होती है, प्रोड्यूसर में होती है। वो ऊर्जा ट्रांसफर किसमें होती है, जो आपके कंज्यूमर होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, उनको ट्रांसफर होती है, यानी सेकंड ट्रॉफिक लेवल को ट्रांसफर होती है। फिर ऊर्जा सेकंड लेवल से थर्ड लेवल पे होती है, और फिर जो एनर्जी है थर्ड लेवल से फोर्थ लेवल में जाती है। अब ये एनर्जी कितनी जाती है, ये इंटरेस्टिंग है। जैसे अगर हम मान लें कि जो आपका फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, यानी जो आपके प्रोड्यूसर्स हैं, उनकी एनर्जी कितनी है, 100% है। तो जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है अगर उसकी एनर्जी 100% है, तो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी का ट्रांसफर कितना होगा, केवल 10%।
अगर 100 यूनिट एनर्जी फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में थी तो केवल 10% जो एनर्जी है वो कहाँ ट्रांसफर होगी, सेकंड ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफर होगी। तो अगर फर्स्ट लेवल पे 100 यूनिट एनर्जी थी तो आपके जो सेकंड ट्रॉफिक लेवल है आपका, यानी आपके जो प्राइमरी कंज्यूमर है उनमें एनर्जी कितनी ट्रांसफर होगी, केवल 10%। पूरी एनर्जी जो है वो ट्रांसफर नहीं होगी सेकंड लेवल पे, तो सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर हुई। फिर आपका जो ये प्राइमरी कंज्यूमर है इससे जब एनर्जी ट्रांसफर होगी सेकेंडरी कंज्यूमर में, तो 10 का 10% यानी कितना हुआ, 1% एनर्जी ट्रांसफर होगी। और जब ये एनर्जी पहुंचेगी टॉप ट्रॉफिक लेवल पे तो एनर्जी कितनी ट्रांसफर होगी, केवल 0.1% होगी। यानी याद रखिएगा कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में, लोअर ट्रॉफिक लेवल से जब हायर ट्रॉफिक लेवल में जाते हैं तो एनर्जी कितनी ट्रांसफर होती है, केवल 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है। ये 10% क्यों है, इसके लिए एक लॉ है जिसे हम कहते हैं रेमंड लिंडेमैन्स लॉ ऑफ ट्रैफिक एफिशिएंसी। इस लॉ में उन्होंने बताया कि जो एनर्जी का ट्रांसफर है वो कितना होता है, 10% होता है। तो एक ट्रॉफिक लेवल से जब हम दूसरे ट्रॉफिक लेवल की तरफ जाते हैं तो एनर्जी जो है वो सिर्फ 10% ट्रांसफर करती है और 90% जो एनर्जी है उसका क्या होता है, लॉस होता है। तो जो भी एनर्जी फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में उसकी 10% सेकंड ट्रॉफिक लेवल में जाएगी, सेकंड ट्रॉफिक लेवल की जो 10% है वो थर्ड ट्रॉफिक लेवल में जाएगी, और थर्ड ट्रॉफिक लेवल की जो 10% है वो किसमें जाएगी, टॉप ट्रॉफिक लेवल में जाएगी। यानी आप जब पिरामिड को देखेंगे तो ऊपर तक एनर्जी पहुंचते पहुंचते अगर आपकी 100 यूनिट एनर्जी फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में थी तो टॉप ट्रॉफिक लेवल में उसकी कितनी एनर्जी पहुंचेगी, केवल 0.1% एनर्जी पहुंचेगी। बाकी जो सारी एनर्जी क्या हो जाएगी, वो बीच में लॉस हो जाएगी। अब जो हमारा इकोसिस्टम है, इनके इंपॉर्टेंस क्या है, इकोसिस्टम के बहुत सारे इंपॉर्टेंस है। जैसे एक इसका इंपॉर्टेंस ये है कि इकोसिस्टम क्या करता है, क्लीन एंड स्टोर फ्रेश वाटर। इकोसिस्टम क्या करता है, पानी को क्लीन करता है, साफ करता है और उसको स्टोर करता है। ठीक है, कैसे, हमारे तालाबों के फॉर्म में, हमारे झीलों के फॉर्म में, या जो अंडरग्राउंड वाटर है उसके फॉर्म में। तो जब बारिश होती है तो गंदा पानी सरफेस पे होता है, धीरे धीरे वो फिल्टर होकर जमीन के अंदर पहुंच जाता है और फिर हमें क्या मिलता है, प्योर वाटर मिलता है। या यही पानी जब तालाबों या झीलों में पहुंचता है तो समय के साथ धीरे धीरे क्या होता है, क्लीन हो जाता है। जो बहुत सारे जो आपके प्लांट जो लाइफ है, जो एनिमल लाइफ है, वो इस पानी को क्या कर देती है, क्लीन कर देती है। साथ ही में जो आपको इकोसिस्टम है वो क्या करता है, मेंटेन एयर क्वालिटी। एयर क्वालिटी जो है उसको क्या करता है, मेंटेन करता है। ये आपकी जो जलवायु होती है उसे क्या करता है, नियंत्रित करता है। अब शहर क्या होने लगे हैं, बहुत ज्यादा गर्म होने लगे हैं, तो एक मुख्य कारण क्या है कि जो तालाब पहले हुआ करते थे या जो पेड़ पौधे हुआ करते थे उनकी मात्रा क्या हो गई है, कम हो गई है। तो अब शहर क्या होने लगे हैं, गर्म होने लगे हैं। लेकिन शहर के वो हिस्से जहाँ पे प्लांट्स बहुत ज्यादा हैं, आप जाएंगे तो देखेंगे वहां का तापमान क्या है, शहर के तापमान से कम है। कानपुर में अगर आप महसूस करिए कि अभी कानपुर शहर से आप कानपुर कैंट में गर्मियों में जाइए तो आपको तापमान का जो अंतर है वो क्या होता है, साफ समझ में आता है। जो कैंट एरिया है वो कंपेरेटिवली क्या होते हैं, ठंडे होते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पे जो प्लांट्स हैं उनकी मात्रा बहुत ज्यादा है। साथ ही में जो इकोसिस्टम है ये जो फ्लड्स को रोकने में हमारी मदद करता है। इसके अलावा इकोसिस्टम अगर एक्टिव है तो आपका जो अपरदन है वो भी कम होगा, आपकी जो सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी है वो बनी रहेगी। अगर इकोसिस्टम रिच है तो बहुत सारे, क्योंकि ऑर्गेनिक मटेरियल लगातार सॉइल में मिलते रहते हैं, तो सॉइल जो आपकी होती है वो फर्टाइल और प्रोडक्टिव बनी रहती है। ठीक है, साथ ही में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको स्टोर भी करता है और रिसाइकल भी करता है। इसके अलावा जो पोल्यूशन, नॉइस है, साउंड जो है उसको कम करता है। क्रॉप्स को क्या करता है, पॉलिनेट करता है। मैं उम्मीद करता हूं आपको पता होगा कि पॉलिनेशन क्या होता है। साथ में क्या करता है, बायोलॉजिकल और जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है, विविधता है, उसको मेंटेन रखता है। कैसे रखता है, जब हम बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे तो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। साथ ही में क्या करता है, रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटीज देता है। ठीक है, जो वो खासकर वो लोग जो अभी भी जो आपके इन्वायरमेंट से जुड़े हुए हैं, आपके जो विलेज के लोग हैं या जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, वो भी अभी भी क्या है, अपने इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई है, अपने इकोसिस्टम से जुड़ी हुई है। तो उनके लिए क्या, वो रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटीज जो है वो प्रोवाइड करता है। साथ में हैबिटेट देता है, रहने के लिए जगह देता है आपको। मेडिसिन बहुत सारी देता है, आपको पता हो तो बहुत सारी मेडिसिन कहाँ, किससे हम प्राप्त करते हैं, प्लांट और एनिमल लाइफ से प्राप्त करते हैं। तो जो आपका इकोसिस्टम है वो आपको मेडिसिन भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, और जाहिर सी बात है आपको जो फूड है, फाइबर है, एनर्जी है, ये सारी किससे प्राप्त होती है, इकोसिस्टम से प्राप्त हो सकती है और हम प्राप्त करते भी हैं। तो ये वो सारी सर्विसेज हैं जो इकोसिस्टम क्या करता है, हमें फ्री ऑफ कॉस्ट हमको प्रोवाइड करता है। So this is all about ecosystem.